आज है आपका लेक्चर नंबर 9, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट किया जाए कौन सी। ये पीछे का आ गया किसमें। हाँ, अब वो कौन सी यूज करते हो ये तो मुझे नहीं पता, किस टाइप की होती है। अच्छा जो वो तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने बहुत बहुत टाइम हो गया मुझे देखे हुए वो कौन सी होती है। आप ही बता पाओगे अभी आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग प्राइमरी सेल की। प्राइमरी सेल में तुम तीनों अलग अलग बैठो, एक यहाँ एक उधर, चलो एक इधर आओ। तौशीत आ गया। प्राइमरी सेल में प्राइमरी सेल में लिख लीजिए पहला पॉइंट, प्राइमरी सेल में नोट कर लो। प्राइमरी सेल हेडिंग डाल लो, प्राइमरी सेल में लिखो these are dead after some time, dead after some time, cannot be recharged, cannot be recharged, इसमें हम लोग दो सेल पढ़ेंगे प्राइमरी में। एक पहला है ड्राई सेल और दूसरा है आपका मरकरी सेल। फर्स्ट इज ड्राई और सेकंड इज मरकरी। ड्राई सेल में देखिए क्या क्या है, ये कंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है। ड्राई सेल में आपको सेल है तो सेल के कंस्ट्रक्शन में एक होगा एनोड, दूसरा होगा कैथोड, और उसमें कोई सॉल्यूशन फिल होगा जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक, यहाँ पे जिंक का कंटेनर होता है, बाहर की तरफ जिंक का कंटेनर होगा, उसके अंदर की तरफ ये कार्बन की रॉड होगी, देखिए ग्रेफाइट की रॉड है, ये कैथोड की तरह काम करेगी, जिंक का जो कंटेनर है वो एनोड की तरह काम करेगा। ड्राई सेल में जिंक हो गया एनोड और ग्रेफाइट हो गया क्या, कैथोड। कैथोड अंदर की तरफ है और कंटेनर बना हुआ जिंक का बाहर की तरफ है। इसके बीच में कुछ सब्सटेंसेस फिल होंगे जिनको इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। इसमें इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। NH4Cl और ZnCl2 लेते हैं पेस्ट के फॉर्मेट में। इसमें कुछ सब्सटेंसेस भरे होंगे MnO2 प्लस कार्बन, ये बीच में सेपरेशन का भी काम करेंगे, है ना। और दूसरा ये जो एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस हैं ये कैटलिस्ट की तरह भी काम करते हैं, रिएक्शंस में कैटलिस्ट की तरह काम। तो ये जो आपका पूरा पैरा है इसमें यही कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, एक बार मैं पढ़ती हूँ, आपको PDF में भेज दूंगी तो उसमें आप उससे नोट करिएगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन है ड्राई सेल इज कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ लेक्लांची। ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ड्राई सेल की एक कैटेगरी दी थी, जिनका नाम क्या है, लेक्लांची। It consists of cylindrical zinc container which acts as anode, a graphite rod placed in center but not touching the base. Base को touch नहीं करता ये graphite rod. Acts as cathode. Space between anode and cathode is so packed that zinc container is in touch with paste of NH4Cl and ZnCl2. ये NH4Cl और ZnCl2 के कांटेक्ट में है जिंक। और फिर उसके बाद ग्रेफाइट रॉड इज फिटेड विद मेटल कैप एंड सिलेंडर इज सील्ड एट द टॉप विथ पिच। पिच जानते हैं नहीं, एक वो आप सड़क जब बनती है तो आपने देखा होगा ब्लैक ब्लैक मटेरियल होता है ना, इस तरीके का मटेरियल होता है, उससे यहाँ पे सीलिंग करी जाती है, सील कर दिया जाता है।
जिंक कंटेनर इज कवर्ड विद कार्डबोर्ड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से कोरोड ना हो जाए, है ना, या रस्टिंग वगैरह इस तरीके की चीजें ना हो, उसके लिए ये कार्डबोर्ड से आपका कवर। तो ये हो गया आपका क्या, ड्राई सेल का कंस्ट्रक्शन। पीछे आ रहे हैं, हाँ नोट करना है, लेकिन इसको आप आराम से घर पे करिएगा। ये तो इसको रोटेट करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में होगा, एनसीईआरटी में है ना, एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में इनफैक्ट छोटा भी है। सेकंड है तुम्हारा, इसमें रिएक्शंस कौन से हो रहे हैं, रिएक्शंस लिखना नहीं, आप समझ। एनोड पे क्या रिएक्शन, अभी मत लिखिए कुछ, फिर वो बहुत आधा लिखेंगे आधा नहीं लिखेंगे, मैं एनोड और कैथोड पे क्या क्या रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन समझ लो। एनोड आपका किसका था, जिंक का था ना, तो जिंक से Zn+2 बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ये बेसिक रिएक्शन आपको जिंक वाला पता ही है। कैथोड पे MnO2 प्लस NH4 प्लस आयन होगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और एक स्पेशल चीज यहाँ पे बनेगी MnOOH। क्या बनने वाला है, MnOOH, और अमोनिया गैस निकले, यानी देखो यहाँ पे एक गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है जो बाहर की तरफ धीरे धीरे निकलेगा, तो सेल को क्या करेगा, खराब करेगा। ठीक है, अब इसकी अगर लिखनी है ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ दें, कुछ कटने वाला है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इलेक्ट्रॉन उड़ जाएंगे। हाँ 2NH3 हो जाएगा ना, ये हो गई इसकी ओवरऑल रिएक्शन। तो हर सेल का कैथोड का रिएक्शन, एनोड का रिएक्शन, कैथोड एनोड किससे बने हैं, और ओवरऑल रिएक्शन क्या है, ये आपको याद करनी है ना। इसमें बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, कंस्ट्रक्शन में पूछ लेते हैं कभी कभी पूरा पूरा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपना सेल कौन सा है, मरकरी सेल। मरकरी सेल में क्या है, देखो डिफरेंस, अब क्योंकि आपका स्टिक कर रहे हैं किस पे, एनसीईआरटी पे, इसलिए पहले तो बहुत सारे, हम लोग के टाइम में बहुत सारे सेल पढ़ाए जाते थे, आप लोग को क्योंकि एनसीईआरटी पे ही स्टिक कर रहे हैं इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ाते, क्योंकि पेपर भी कैसा आ रहा है उसी हिसाब से आ रहा है। मरकरी सेल का स्ट्रक्चर कुछ देखा हुआ है, मरकरी सेल हमने वो उसमें जैसे घड़ियों में अगर देखा, छोटे छोटे से ऐसे गोलू से होते हैं, छोटे छोटे से, ये यही है, स्टील का इस तरीके की कवरिंग है ना। हाँ, ये इस पिज्जा नहीं है, ये इंटरनल इसका दिखाया जा रहा है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है इसका। इसके स्ट्रक्चर में अंदर की तरफ ये, ऊपर की तरफ ये एनोड होगा, अंदर की तरफ कैथोड होगा, और यहाँ पे इनके बीच में एक सेपरेटर लगा होगा। एनोड और कैथोड के बीच में क्या अटैच होगा, सेपरेटर। ठीक है, मटेरियल इसमें क्या फिल होता है इसमें मटेरियल फिल होता है आई थिंक KOH,
और NaOH भी ले सकते हैं, KOH और NaOH, और वो भी कैसा फिल होता है, कॉन्सेंट्रेट। मतलब इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, KOH एंड NaOH, और आपके एनोड और कैथोड हो गए। एनोड किसके हैं, जिंक एंड मरकरी अमलगम एज एनोड, जिंक एंड मरकरी अमलगम, अमलगम जानते हैं, मरकरी में अगर किसी मेटल को डिसॉल्व कर दिया जाए, मरकरी लिक्विड होता है, उसमें अगर किसी भी मेटल को डिसॉल्व कर दें तो उस मेटल का क्या बन जाता है, अमलगम बन जाता है। तो एनोड की तरह कौन काम कर रहा है, जिंक एंड मरकरी अमलगम। और कैथोड में आपका आता है कार्बन, कैथोड में कौन आ गया, कार्बन। तो अभी जो आपने लेक्लांची सेल ड्राई सेल पढ़ा, उसमें उसमें भी क्या था, कार्बन था, ग्रेफाइट ले लिया गया था कैथोड, और यहाँ पे भी मरकरी में क्या है, कैथोड कार्बन है। वहां पे एनोड किसका लिया था हमने, जिंक का लिया था, यहाँ पे एनोड किसका ले रहे हैं, जिंक एंड मरकरी अमलगम का ले लिया। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के फॉर्मेट में हम KOH या NaOH ले लेते हैं। तो तीनों पॉइंट इसके याद हो गए, दोनों में से अंदर फिल, अंदर की तरफ, सेपरेटर नहीं, सेपरेटर तो बीच में है, इन दोनों के बीच की लेयर, ऊपर की कवरिंग है आपकी एनोड की, फिर उसके बाद आपका मटेरियल फिल होगा, फिर एक सेपरेटर होगा, फिर कैथोड होगा, इस तरह। ठीक है, अब क्या याद रखना है इसमें, कैथोड का रिएक्शन, एनोड का रिएक्शन और ओवरऑल रिएक्शन, 3 रिएक्शंस आपको इसमें याद रखने। पहला रिएक्शन यहाँ पे देखिए एनोड पे कौन सा होता है, ये थ्योरेटिकल टाइप का पार्ट है, मतलब आपको रिएक्शन ही याद रखनी है और कुछ खास इसमें ऐसी बात। एनोड है जिंक और मरकरी का अमलगम का। एनोड पे आपको पता है क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन है तो 2OH माइनस आ जाएगा KOH से, और आपका ये बना लेगा ZNO सॉलिड प्लस H2O, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो, ये हो गई एनोड की रिएक्शन। कैथोड की अगर रिएक्शन करें तो कैथोड में मरकरी का ऑक्साइड, वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, ये सीधे सीधे बना लेता है मरकरी लिक्विड प्लस OH माइनस। कोई भी वो सेल जिसमें गैसेस क्रिएट ना हो, कोई भी वो सेल जिसमें लिक्विड या आयंस क्रिएट ना हो, सॉलिड सारे प्रोडक्ट बने, वो सेल ज्यादा टाइम तक चलता है। गैसेस क्रिएट होती हैं तो वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, उससे खराब करती है उस सेल को। अगर आयंस होते हैं तो वो रिएक्ट करके कोरोजन वगैरह करने की कोशिश करते हैं। अगर सॉलिड बनता है प्रोडक्ट तो सॉलिड प्रोडक्ट उसमें स्टोर रहता है, उसको खराब नहीं करता। ठीक है, तो एनोड की रिएक्शन ये है, कैथोड की ये है, तो जोड़ देंगे तो ओवरऑल बन जाएगी, लिखने की जरूरत है, बना लेंगे, खराब भी हो जाएगा। तो मरकरी सेल हो गया, नेक्स्ट आपका है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल में सबसे ज्यादा पॉपुलर जो सेल है वो है लेड स्टोरेज बैटरी, उसमें लेड और लेड ऑक्साइड के कैथोड और एनोड यूज किए जाते हैं, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं। उसका कई बार जेई में भी और बोर्ड में पूछा गया कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन क्या लेते हैं, तो याद रखेंगे 38% बाई मास। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो यूज करते हैं वो कितना कितना यूज करते हैं हम लोग, 38% बाई। जैसे जैसे उस सेल को यूज करते जाते हैं, सेल को यूज करने के प्रोसेस को बोलते हैं डिस्चार्जिंग, और फिर अगर उसको किसी डीसी करंट के सोर्स से अटैच कर देते हैं तो उसकी हो जाती है चार्जिंग। एक सर्टेन लेवल डिसाइड किया जाता है कि इतना वोल्टेज दे रहा है, तब तक वो ठीक काम कर रहा है। अगर वोल्टेज उससे कम देने लगा तो अब वो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, तो उसको डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो वो क्या होने लगता है,
फिर से चार्ज होने लगता है। डिस्चार्जिंग का मतलब आप सेल को यूज कर रहे हो, चार्जिंग का मतलब या रिचार्जिंग का मतलब अब क्या कर रहे हो, उसको फिर से यूज करने के लिए आप तैयार कर रहे हो। ठीक, लेड वाले उसमें या किसी भी सेल में जिसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात होगी, उसमें आप ध्यान रखेंगे जो चार्जिंग का रिएक्शन होता है उसका जस्ट रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, डिस्चार्जिंग का। यानी चार्जिंग का याद कर लीजिए तो डिस्चार्जिंग का याद हो जाएगा, डिस्चार्जिंग का याद कर लीजिए तो चार्जिंग का याद हो जाएगा। जेईई मेंस में कभी डिस्चार्जिंग का, कभी चार्जिंग का, कभी मटेरियल से रिलेटेड चीजें, इस तरीके की चीजें पूछी गई। ठीक, तो लेड स्टोरेज बैटरी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें तो दी है, इसमें ढंग से बनाए। ठीक है, ऑल इज वेल। यस सर। इनसे बात करें। अच्छा बताओ, अगर कई सारे सेल्स हैं, वैसे तो एक सेल को भी बैटरी बोल दिया जाता है, पर बैटरी वर्ड किसके लिए देते हैं, कई सारे सेल्स का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी बोलते हैं। इसमें सेकेंडरी सेल जो लेड स्टोरेज सेल है, इसमें क्या करते हैं, 6 सेल्स को हम लोग एक साथ लगाते हैं। एक सेल 2 वोल्ट का वोल्टेज देता है, 6 सेल को हम लोग पैरेलल में लगाते हैं। तो जैसे अगर आपसे बात करी जाए कि 6 सेल्स को कैसे लगाओगे पैरेलल में, सेल को सीरीज और पैरेलल लगाने आता है। रेजिस्टेंस में तो इस तरीके से लगा देते हो, है ना, ये सीरीज हो गया। और पैरेलल अगर लगाना है तो कैसे हो जाएगा, ऐसे लगा देते ना, पैरेलल ऐसे कनेक्शन हो जाता है। ये तो रेजिस्टेंस का है। सेल लगाने तो सेल देखो कैसे, सेल में आपको पता है एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव, है ना, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। अगर आपको सेल लगानी है सीरीज में, तो सीरीज में लगाने का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे लगाएंगे, है ना। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन होगा आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन यहाँ पे हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं सेकेंडरी वाले में, लेड स्टोरेज बैटरी में, लेड स्टोरेज बैटरी में हम लोग यूज करते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल। पैरेलल का मतलब है कि एक सेल इस तरीके से लगाया, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, पांचवा ऐसे, छठा ऐसे, और फिर सबके पॉजिटिव को एक साथ कनेक्ट किया और सबके नेगेटिव को, मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव प्लेट जब कनेक्ट की जाती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये जो लेड स्टोरेज बैटरी है, इसमें क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाएंगे हम लोग। सिंपल वाली बनाते हैं तो 6 सेल ले लेंगे। एक सेल का वोल्ट, एक सेल दे रहा है 2 वोल्ट का वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज इससे मिलता है हमको 2 + 2 करके हमको मिल जाता है 12 वोल्ट का। अभी डायग्राम दिखाते हैं। कितने हो गए, 12 हो गया। असली में क्या देखना है आपको, डायग्राम देखिए तो ही बात आपको पता। तुम लोग की चिट चाहिए, चिट चैट बंद क्यों नहीं हो रही है लड़कियों,
कौन कुछ पूछ रहा था? इतना कौन बोलता है? तुम लगातार ही बोले जा रहे हो क्लास में। पीयू और क्या नाम है? मैं बोल नहीं रही हूँ, आप लोग लगातार बोले जा रहे हो। क्लास का क्या होता है? माहौल होता है, उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। आप लोग तो कुछ भी सारे लगता है डाउनलोड ही नहीं। नहीं अपना निखिल कैडमियम दिख ही नहीं रहा। निखिल कैडमियम नहीं, ये वाला, उसका डायग्राम ही नहीं दिख रहा। इसके पहले वाला नहीं है। वीडियो चल रहा है, इसमें तुम लोग यही करवाओ। है ही नहीं इसमें भी। हाँ मैंने ही नहीं दी। हाँ आपकी नहीं है। सेल तो है। ये है, देखिए स्ट्रक्चर, ये दिखाना चाह रही थी। सेकेंडरी सेल में ये लेड स्टोरेज बैटरी का डायग्राम है। इसमें कैथोड आपका बनाया गया है लेड ऑक्साइड का PbO2 का, और एनोड बनाया गया है लेड का। दो चीजें याद रखिए, एनोड ए पहले आता है तो उसमें केवल लेड है, और कैथोड सी बाद में आता है तो उसमें क्या है? लेड ऑक्साइड। ठीक, तो लेड और लेड ऑक्साइड की रॉड्स होंगी। एनोड काम करेगा लेड, और ये वाला किसका है? लेड ऑक्साइड। उसके बाद इनको देखो कनेक्ट किस तरीके से किया है, सारे एनोड को एक जगह पे सबको कनेक्ट कर दिया है, और कैथोड को भी सबको, सारी रॉड्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया है, और अल्टरनेट लगाया गया है। रॉड्स को कैसे प्लेस किया गया है? एक आपकी लेड की तो दूसरी लेड ऑक्साइड, फिर लेड, फिर लेड ऑक्साइड, फिर लेड, फिर लेड ऑक्साइड। तो अगर आपके 6 सेल आपने कॉम्बिनेशन में लगाए हैं तो इस तरीके की कितनी रॉड हो जाएगी? 12 लगेंगे इलेक्ट्रोड, एक सेल में 2 इलेक्ट्रोड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके का सेटअप होता है इसमें जितने भी दिखाए। इसमें डाइल्यूट H2SO4 आपने भर दिया, डाइल्यूट लिखा हुआ है। H2SO4 लगभग 38% बाय मास इसमें हम लोग फिल करते हैं। एक बैटरी से, इस तरीके की बैटरी लेते हैं कि एक बैटरी से 2 वोल्ट का वोल्टेज मिल जाए। 6 से कितने का मिल जाएगा? 12 वोल्ट का वोल्टेज हमको। क्लियर है इतना पॉइंट? अब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का हमको क्या करना है? इसका रिएक्शन याद रखना है। चार्जिंग का याद रख लीजिए, डिस्चार्जिंग का उसके क्या कर देंगे? जस्ट अपोजिट कर। थोड़ा बोरिंग टॉपिक लग रहा होगा? नहीं, अच्छा है, तभी तो बातें ही करे जा रहे हो, बातें ही करे जा रहे हो, नालायक हो। बड़े वाले नालायक हो। मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ। आजकल एक ऐड नहीं आता है, कौन सा? एनोड पे रिएक्शन होगा, Pb सॉलिड। सक्षम जी बातें ना करें। SO4-2 एक्वस। SO4-2 कहां से आया? मालूम ही आपको सब चीज। PbSO4 सॉलिड बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो। ठीक, कैथोड पे क्या ले लें? लेड ऑक्साइड। Pb, इलेक्ट्रॉन तो गेन होंगे ही होंगे, पहले से ही पता है ना?
और यहाँ पे क्या है, SO4 - 2 भी ऐड होता है और H प्लस भी ऐड। इसमें भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, PbSO4 ही बन जाता है। इसमें भी प्रोडक्ट 2H2O, वो भी सॉलिड होता है। हाँ सॉलिड। तो इसमें अगर ध्यान से देखो तो पानी के अलावा सारे प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं आपके, सॉलिड बन रहे हैं, है ना। अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है तो ओवरऑल क्या बन जाएगी, जोड़ो जल्दी जल्दी। चार्ज बैलेंस हो तो क्या, दो दो इलेक्ट्रॉन दो, कहाँ, कौन सा, अरे ये सॉल्यूशन फॉर्मेट में रहेंगे ना, ये कोई दिक्कत पैदा नहीं करेंगे, है ना। PbO2 भी क्या है, सॉलिड है। SO4 - 2 कट रहे हैं, कहाँ कट रहे हैं, कहीं कटपिट तो रहे नहीं थे, कटा क्या केवल, ये किसका रिएक्शन है, डिस्चार्जिंग। मतलब सेल को आप क्या कर रहे हो, जब यूज कर रहे हो तब ये रिएक्शन है। अगर आपको रिएक्शन लिखना है डिस्चार्जिंग का तो क्या करना है, रिवर्स कर दीजिए। PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Pb सॉलिड प्लस SO4 - 2 एक्वस बना दीजिए। इधर वाले को मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट, पूरा रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेंगे। तो ऐसे नहीं याद होगा, इसको क्या करना पड़ेगा, 2-3 बार जब आप राइट अप करोगे तब। कहाँ, हाँ सेम ही बात है, वो H प्लस SO4, अब H2SO4 के अंदर अगर देखोगे तो H प्लस और SO4 - 2 के फॉर्मेट में ही रहेंगे, है ना। अब कौन सा है, लेड स्टोरेज हो गया। अगला आ गया वही निकिल कैडमियम, निकिल और कौन सा हो गया, कैडमियम। चलो भाई पढ़ लेते हैं। सेल के स्ट्रक्चर भी ऐसे बना रखे हैं, दिखते भी नहीं, समझ भी नहीं, उसमें थे ना, था ना अपने फोटो में, था ना आपके, ये तब से हम यही कर रहे हैं, इन इन, इन फोटोज के चक्कर में। बादल जी, आज लगता है क्लास जो है, क्या आज सही नहीं चल रही, मजा नहीं आ रहा है। निकिल कैडमियम cell, this is another rechargeable cell which is becoming more and more popular especially in calculators में use करते हैं। it has longer life than lead storage cell but it is more expensive। तो comparative word अगर हम बोले तो क्या है, इसकी लाइफ ज्यादा है लेकिन क्या है, निकिल कैडमियम ये सब यूज होने की वजह से थोड़ा एक्सपेंसिव ज्यादा हो। इसमें कैडमियम इलेक्ट्रोड काम करता है एनोड की तरह है, और निकिल का ऑक्साइड लेते हैं वो कैसे काम करता है, कैथोड की तरह। तो कैडमियम एनोड है और निकिल का ऑक्साइड क्या है, कैथोड है। और इसमें ये आपके डिप किस में होंगे, KOH सॉल्यूशन में, यानी इलेक्ट्रोलाइट की तरह कौन काम करेगा, KOH सॉल्यूशन। फ्यूल सेल का आ गया। हम लोग ना बहुत, मैं तो बहुत ही परेशान हूँ इस तरीके का फॉर्मेट क्लास का नहीं होना चाहिए। नहीं, वो ऑपरेशन था,
अच्छा सुनो, ये जो टॉपिक है ना लास्ट का टॉपिक है, तो कई बार बच्चे क्या होता है पूरा चैप्टर पढ़ते पढ़ते इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, कई बार इसी से क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको भूलना नहीं है इसको, गड़बड़ नहीं करना। अब इसके रिएक्शन कहाँ, निकल कैडमियम एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, कैडमियम का एनोड है तो आपका 2OH माइनस गेन करके CdOH होल ट्वाइस बनाएगा, OH ऐड हो रहा है, रिएक्शन भी सिंपल है बिल्कुल, CdOH होल ट्वाइस, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। कैथोड पे निकल का ऑक्साइड था, वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल का हाइड्रोक्साइड बना देगा 2OH माइनस, और यहाँ पे ये CdOH होल ट्वाइस भी सॉलिड फॉर्मेट है और NiOH होल ट्वाइस भी क्या होगा, सॉलिड है। दो प्रोडक्ट जो बन रहे हैं सॉलिड है, एक आपका आयनिक प्रोडक्ट है। ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है तो दोनों को जोड़ देंगे, रिएक्शन आपका ठीक। कोई दिक्कत, नीचे एक लाइन लिखी हुई है, ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन ओवरऑल रिएक्शन आर इन सॉलिड स्टेट, सबके सब क्या हैं, सॉलिड स्टेट में हैं। तो एज इन लेड स्टोरेज सेल द रिएक्शन प्रोडक्ट्स एडेड टू इलेक्ट्रोड, hence the reaction can be reversed during charging. Further, as no gases are produced during discharging or recharging, the battery can be sealed. कोई गैसेस प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं, इसलिए बैटरी को अच्छे तरीके से सील भी किया जा सकता है, कॉम्पैक्ट भी बनाया जा सकता है ना। किसी किसी इंस्ट्रूमेंट में आपने देखा होगा उस पर लिखा भी होता है NiCd, ये जो निकल कैडमियम सेल होते हैं इस पर लिखा भी होता है NiCd ब्लू कलर, तो मतलब उसका जो कवरिंग होता है ब्लू कलर का। इसका वोल्टेज भी याद रखेंगे, एक दो बार बोर्ड में वोल्टेज पूछा हुआ है, निकल कैडमियम सेल का वोल्टेज एक अगर सेल है तो कितना देगा 1.4, हाँ उसमें 2 वोल्ट का एक था, इसको ज्यादा क्योंकि उसमें वो लिक्विड, ये कॉम्पैक्ट है ना, ये कॉम्पैक्ट है और वो क्या है ले जाने में उसको क्या होगी, दिक्कत होगी। पोर्टेबिलिटी का भी फैक्टर है ना। अब बात कर लेते हैं लास्ट कैटेगरी है हमारे सेल की, फ्यूल सेल। क्या क्या बातें हैं इसमें देखिए, गैल्वेनिक सेल्स दैट आर डिजाइंड टू कन्वर्ट एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबशन ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स कौन कौन से ले सकते हैं, हाइड्रोजन ले सकते हो, मीथेन ले सकते हो, मीथेनॉल ले सकते हो, और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग ले सकते हैं, हल्के होने चाहिए, हल्के हाइड्रोकार्बन। डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल सेल्स। वन सच सेल which has been very successful is हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेस यूज की जाएंगी, वाटर बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी, पोटेंशियल क्रिएट होगा। This cell was used as primary source of electrical energy on Apollo moon flights. The weight of fuel sufficient for 11 days in space was approximately 200 kg. अगर ये डेटा, अगर ये एनसीईआरटी में गिवन होंगे तो आपको ये पॉइंट याद रखने होंगे, अगर ये डेटा नहीं होगा एनसीईआरटी में तो याद रखने की जरूरत नहीं है, वो देख लीजिएगा, आप चेक कर लीजिए। दिस मे बी कंपेयर्ड विद सेवरल आयंस दैट वुड हैव रिएक्टेड, moreover the product of combustion namely water was used for drinking by the astronauts. पानी जो बनता है वो पानी ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज कर लिया जाता है। कोई दिक्कत, इसमें एनोड और कैथोड दोनों ही कार्बन के बनाए जाएंगे, पोरस बनाए जाएंगे, उसमें कुछ कैटलिस्ट भी डाले जाएंगे जो रिएक्शन को फास्ट करें, एनोड और कैथोड की रिएक्शन को क्या कर दें, फास्ट कर दें। कोई भी जो आपका एनोड या कैथोड होता है उसको पोरस इसलिए बनाया जाता है क्योंकि पोरस बनाने से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो रिएक्शन होने में क्या होता है, इजी रहता है, रिएक्शन का रेट फास्ट रहता है। इसमें कैटलिस्ट भी डाले जाते हैं, मिक्स किए जाते हैं। आपका एक तरफ से ऑक्सीजन और एक तरफ से हाइड्रोजन डाली जाएगी, कैथोड एनोड लगे हुए हैं, बीच में वाटर क्रिएट होगा, वाटर के लिए एक आउटलेट क्रिएटेड होगा, वहां से वाटर
निकाल लिया जाएगा पोटेंशियल। क्लियर है यहाँ तक की बात? बोले बच्चों? अब रिएक्शन याद रखना है, प्राइम काम क्या है अपना, रिएक्शन याद रखना है। एनोड पे रिएक्शन हो रहा है, H2 प्लस 4OH माइनस गिव्स 4H2O लिक्विड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे आपकी ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4OH माइनस। अगर ओवरऑल रिएक्शन देखें तो पानी के प्रोडक्शन का रिएक्शन है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। इसमें ना कोई आयन आ रहा है ओवरऑल रिएक्शन में, ना कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सब कुछ रिएक्शन क्या है, स्मूथ है। पानी के प्रोडक्शन का रिएक्शन है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। लिक्विड फॉर्मेट में बनेगा और रिएक्टेंट हमने क्या लिए हैं, गैसेस। क्लियर है बात? जनरल डिजाइन ऑफ H2 and O2 फ्यूल सेल इज शोन, ये फिगर में दिखाया गया है वो। इट कंसिस्ट ऑफ पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड कंटेनिंग सुटेबल कैटलिस्ट, फाइनली डिवाइडेड PT and PD। इसमें एक्सपेंसिव क्या चीज पड़ती है, इसमें जो कैटलिस्ट लेते हैं, प्लेटिनम लेते हैं, पैलेडियम लेते हैं, ये सब थोड़े क्या पड़ते हैं, एक्सपेंसिव पड़ते हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। Concentrated NaOH और KOH solution is placed between the electrodes to act as electrolyte। electrolyte की तरह concentrated NaOH ले सकते हो या KOH ले सकते हो, ठीक। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के इलेक्ट्रोड विद PT और PD और NaOH और KOH एज इलेक्ट्रोलाइट। रिएक्शन ओवरऑल बोले तो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। हाइड्रोजन जाएगी आपकी एनोड पे और कैथोड पे कौन जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। और बाकी रिएक्शन लिखने थोड़ा बहुत आपको आता ही है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन करना है तो इलेक्ट्रॉन लूज करवाने हैं और कैथोड पे आपको इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन। क्लियर? एडवांटेजेस देख लेते हैं। गैसियस मटेरियल्स आर कंज्यूम्ड एंड कंटिन्यूअसली सप्लाइड। गैसियस मटेरियल्स होते हैं वो आपको वहाँ पे कंटेनर में लिए हुए होते हैं, रहता है वहाँ साथ में, और उसको कंटिन्यूअस क्या करते हैं, उसकी सप्लाई करते रहते हैं, मतलब प्रोसेस ब्रेक नहीं। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई सच सेल्स नेवर बिकम डेड। तो ये एक बड़ा वो है कि कंटिन्यूअस सप्लाई होती जा रही है, कुछ खराबी नहीं आ रही है, तो क्या हो रहा है, ये डेड नहीं होगा। सच सेल्स इज यूज्ड usually operated at temperature 70 to 140 degree centigrade gives the potential of 0.9 volt। अगर NCERT में डेटा टेम्परेचर वगैरह का है याद करो, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं, ठीक है। टेम्परेचर मेंटेन होता होगा, इतना टेम्परेचर वहाँ पे जब क्रिएट करते होंगे तो इतना टेम्परेचर मेंटेन किया जाता होगा, इसी पे इसी टेम्परेचर पे ही तो रिएक्शन करवा रहे होंगे, या इस टेम्परेचर पे इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। ऑपरेटेड लिखा है ना, ऑपरेटेड एट दिस। theoretically fuel cells are expected to have efficiency 100%। 100% होनी चाहिए ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है, बट प्रैक्टिकली ये कितना देता है, 60 to 70%, है ना। तो पूछें कितनी एफिशिएंसी है तो क्या बताएंगे, 60 to 70। Still they are much superior to thermal power plants क्योंकि उससे जो प्रोड्यूस करते हो आप पावर प्लांट से, वो लगभग 40% आप कर पाते हो, और पावर प्लांट से बहुत सारा आपका पोल्यूशन भी क्रिएट होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है थर्मल पावर प्लांट से, टरबाइन वगैरह चलती है तो आवाज आती है ना, और भी आपके दिक्कतें आती हैं, और इससे कोई इस तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, पोल्यूशन फ्री है, सबसे बड़ा एडवांटेज। डिसएडवांटेज में देखिए क्या क्या बोला है, क्या क्या डिफिकल्टी आ सकती है, उसमें इन्होंने बोला है 3 टर्म लिखे हैं, टेक्निकल, इकोनॉमिक एंड प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। क्या क्या है, प्रोविजन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन 3 phases needed in a fuel cell, gaseous fuels, liquid electrolyte and solid catalyst। 3 phases हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है ना, तो उसको आपको कंटेनर में रखना, सॉलिड को रखने का एक अलग तरीका होता है, लिक्विड को रखने का एक अलग तरीका, मतलब सबके लिए अलग प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, गैसेस के लिए अलग। इसमें क्या है, तीनों चीजें यूज हो रही हैं,
कैटलिस्ट आपका पीटीपीडी आपका सॉलिड फॉर्मेट होगा, H2O2 क्या है, गैस फॉर्मेट है, जो वाटर बन रहा है वो क्या है, लिक्विड फॉर्मेट है, जो KOH ले रहे हो वो कौन सा फॉर्मेट है, लिक्विड फॉर्मेट है। तो तीन चीजों को ये मेंटेनेंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। द कोरोसिवनेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज यूज, कोरोसिवनेस जो होती है वो भी दिक्कत कर सकती है, जैसे KOH जो है, KOH की अगर बोतल आप लैब में देखो तो KOH की पैलेट्स रखी हुई होती हैं, छोटी छोटी ऐसी गोलियां होंगी या चिप्स होते हैं उसके, उनके ऊपर अगर देखो तो वो वाला एक साइन आपने देखा होगा, डेंजर साइन, है ना, तो उस पर लिखा रहता है, डेंजर बना रहेगा और लिखा रहेगा कोरोसिव, KOH पे, NaOH पे, जो भी मटेरियल इस तरीके के हैं जो तो ये क्या करते हैं, कंटेनर को भी क्या करते हैं, खराब करते हैं, कोरोजन पे क्रिएट। फिर है हाई कॉस्ट ऑफ कैटलिस्ट, अब पीटीपीडी महंगा होता है ये सब वो भी दिक्कत कर सकता है। प्रॉब्लम ऑफ हैंडलिंग गैसेस फ्यूल्स एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, अगर वही बताया था आपको कि प्रेशर अगर बहुत हाई कर दो और टेम्परेचर बहुत लो कर दो तो वो किसमें, पता चला कि आपको गैस यूज करनी है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विफाई होने लगा, तो वो भी एक दिक्कत। ठीक है, यानी टेम्परेचर प्रेशर को भी मेंटेन करके रखना पड़ता। अपन इधर जा रहे थे, इधर तो तुम सामने ही बैठ के ध्यान नहीं दे रहे हो। तोशित कैसे करोगे आप, अब क्या रह गया एनसीईआरटी में, देखो बच्चे बहनों देखो, इनकी बातें नहीं खत्म होती, कंटेंट रिलेटेड बात कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से खत्म हो गया फ्यूल में, और कुछ तो नहीं, एडवांटेज होगा, एडवांटेज का पॉइंट, डिसएडवांटेज पहले एडवांटेज पढ़ा दिया, डिसएडवांटेज आप दो चार सवाल कर लो, फिर लास्ट जो क्लास होगी अपनी इलेक्ट्रो की उसमें कोरोजन कराएंगे, नहीं बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल हो जाएगा, ठीक है, पेयर में करेंगे। अभी ये सेल से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ी है, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था। जगह क्यों छोड़ेंगे, आपने सेल में कुछ लिखा है, एक लाइन लिखी है बस, लिखेंगे, ये जब मैं भेजूंगी तब लिखेंगे। कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि नहीं, चैप्टर एंड है, अब क्या बच रहा है आपका, कोरोजन। एक और स्टार बना के पॉइंट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ तो लिखेंगे नहीं, लिखना नहीं, लिखेंगे तभी तो याद होगा, हवा में रहेगा तो फिर हवा में ही रहेगा। अरे ज्यादा क्या लिखना है, जितने पॉइंट्स जैसे मैंने बताया उस तरीके से लिखना है। एनोड का रिएक्शन, कैथोड का रिएक्शन, एनोड कौन है, कैथोड कौन है, ऐसे थोड़ी पैराग्राफ नहीं बना के लिखना है, पैराग्राफ तो बुक में ही लिखा हुआ है, बुक और नोट्स में डिफरेंस होता है ना। नोट्स बनाने आते हैं कि नहीं अभी सबको, पैराग्राफ थोड़ी छापना है आपने, उठाया छाप दिया। वेदांश पेज फाड़ने में लगा हुआ, आप लोग क्या हो, बच्चे हो, लेकिन किस क्लास में हो, मैं रोज याद दिलाती हूँ, दिमाग से थोड़े क्या बनो, क्या बनना है दिमाग से, बड़े बनना है ना, अभी भी आप लोग पेज और लाइन और नंबरों के चक्कर में पड़े रहते हो। इन सब चीजों से क्या करना है आपको, थोड़ा ऊपर उठना है, और क्या, ऐसे रहेंगे तो ऐसे ही रह जाएंगे, हो जाएगी ना, जल्दी क्या है। नहीं वो पॉइंट उसी दिन लिखवाएंगे ना, फिर आपका सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, वो एक लाइन का इन लोग का जो, तो रो, ये फिर रोना चालू कर,
अ कांस्टेंट करंट, एक दो सवाल तो कर लो, बिना सवाल के क्लास कैसी? जब तक आप कुछ करके ना दिखाएं। मैं सोच रही हूँ बादल की अचानक से आवाज ऐसी कैसे हो गई, तो अच्छा खासा बोल रहा था, चाय नहीं सुनाई दिया? देखो आप लोग मेंस के क्वेश्चन को थोड़ा सा डेयरिंग वे में जब करेंगे ना, तब एडवांस के क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। AuCl4- मतलब आपको मेंस के क्वेश्चन से तो बिल्कुल डरना ही नहीं है। आप बोलेंगे हम तो इनके क्या है, हाँ बादशाह है, पापा है बिल्कुल। अरे क्वेश्चन के पापा का मतलब, पापा का मतलब बिल्कुल वैसे एकदम भावनाओं में मत जाइए, मास्टर कह दीजिए। और कोई ऐसे ये कई बच्चे घबरा जा रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, आएगा। सब बच्चे क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के रेस के घोड़े होते हैं। कोई शुरू से ही स्पीड पकड़ लेता है, किसी को स्पीड पकड़ने में टाइम लगता है, और कई बार ऐसा होता है कि जो स्पीड पकड़ेंगे फिर क्या होगा, फिर वो स्पीड स्पीड कम होगी ही नहीं। नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार स्पीड पकड़ते हैं तो फिर वो, हाँ एग्जाम के बाद ही। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कुछ? तुम ना नोट करना, नोट कर लिया? A constant current was passed through a solution of AuCl4 minus ion between gold electrode. After a period of 10 minutes, the increase in mass of cathode was 1.314. इतना मास इंक्रीज हो रहा है, यानी जो सब्सटेंस कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है वो कितना ग्राम डिपॉजिट हो गया? 1.314 ग्राम डिपॉजिट हो गया। टोटल चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन, चार्ज पूछा गया आपसे, ये x की वैल्यू पूछी है ऐसे। फैराडे में पूछा है चार्ज, है ना, कूलम्स में नहीं पूछा। क्या अब सोचो, ये हम सोचे गोल्ड पे क्या चार्ज है, AuCl4- है, तो गोल्ड पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर है? गोल्ड को डिपॉजिट कराना है आपको, सॉल्यूशन में ही तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो सॉल्यूशन से ही तो बनेगा। कैथोड पे कौन डिपॉजिट होता है? पॉजिटिव चीज। कैथोड पे कौन डिपॉजिट होगा? पॉजिटिव। Au और Cl में पॉजिटिव कौन है? Au, यानी कि गोल्ड डिपॉजिट होगा, यानी गोल्ड जो डिपॉजिट हुआ है उसका मास इतना दिया हुआ है। अब वही तो अभी इन लोगों ने पूछा था, वही बात। हाँ लगाओ, ये है ना आपका AuCl4-, इससे क्या बनाना है तुमको? Au सॉलिड बनाना है ना, यही तो बनाना है। तो Au पे कितना चार्ज होगा? सक्षम देखो, Au का चार्ज अगर x मान लो, 4Cl का कितना होगा? तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? +3 आ जाएगा, यानी +3 से 0 करना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना? 3 इलेक्ट्रॉन। बस बात पकड़ ली आपने, कर लीजिए, यानी 3 फैराडे यूज होंगे।
3 फेराडे यूज होंगे क्या बनाने के लिए? 179 ग्राम बनाने के लिए। इसका वो एटॉमिक नंबर दे रखा, एटॉमिक मास दे रखा है ना 197, 79 नहीं 190। रिएक्शन से करो तो रिएक्शन से जल्दी हो जाएगा। दो तरीके बताए ना मैंने, M = ZIT बताया यार, और एक रिएक्शन वाला बताया। रिएक्शन से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक कह रही, अब तो ZIT लगा दिया तो करो। गार्गी क्वेश्चन समझ में आया? यस। कोशिश करें, 24 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, रिसेंट क्वेश्चन। आप लोग को ये PYQ कराने का मतलब मैम 43 है क्या आंसर? अकेले 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 अलग मैंने इसलिए भी बताया, अपना दिमाग चलाने की कोशिश करें। पड़ोसी के दिमाग से हमेशा करेंगे तो वहां पे पड़ोसी नहीं मिलेगा ना। 2 आ रहा है, नेक्स्ट की वैल्यू निकालना, जो आंसर निकला है। हाँ 314 ग्राम। बता दूं? बता, देखो मैंने आपको क्या रिएक्शन बोला कि AuCl4 माइनस है, और इससे हमको क्या क्रिएट करना है, Au सॉलिड क्रिएट करना है, मतलब जीरो वैलेंसी करनी है ना। और यहाँ पे इसमें जो वैलेंसी थी Au की वो कितनी थी? +3 थी। इसका मतलब +3 से आपको 0 पे ले जाना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन का लेना होगा, तभी ये 0 पे जाएगा। ये बात सबको समझ आती है? इधर भी एक Au था, इधर भी एक Au था, इसका मतलब अगर ये 1 मोल है तो ये 1 मोल बनेगा, है ना। और कितने फेराडे लगेंगे? 3 मोल इलेक्ट्रॉन है ये, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 फेराडे लगेंगे। तो इसका मतलब आपको सीधे समझ में आया कि जब 3 फेराडे यूज करोगे तो आपको 1 मोल गोल्ड मिलेगा। 1 मोल गोल्ड का मतलब हो गया 197 ग्राम। ये बात एग्री करते हैं सब लोग? अब आपको मास दिया हुआ है ना,
तो उस मास के अकॉर्डिंग जो कैथोड पे मास बढ़ रहा है वो गोल्ड का ही बढ़ रहा है, गोल्ड डिपॉजिट हो रहा है। तो अब कितना दिया हुआ था मास? 1.314 ग्राम अगर मास डिपॉजिट हो रहा है तो कितना फेराडे यूज होगा ये निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे? 3 फेराडे डिवाइडेड बाई 197 मल्टीप्लाइड बाई 1.314। अब ये आ गया हमारे फेराडे, यही तो निकालने थे। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। अब आप बोलोगे इसमें 10 मिनट और इनका तो यूज ही नहीं हुआ, ये किस लिए दिया गया था, है ना? तो वो उसके लिए दिया गया m इज इक्वल टू जेड आई टी। अगर लगा आई और टी से कटेगा कैसे? इससे देखो आंसर आ रहा है, आंसर तो निकालो इससे, देखो आ भी रहा कि नहीं। थ्री मल्टीप्लाइड बाई क्या है? 1.314, तो 3.942 आ रहा है। 3.942 डिवाइडेड बाई 197 तो आ रहा है 0.02, ये आ रही है वैल्यू 0.02 फेराडे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 10⁻⁻2 फेराडे लिख सकते हैं ना। ये मेरे पास कैलकुलेटर था तो मैंने जल्दी कर दिया। मल्टीप्लाइड बाई 126801। इससे जल्दी आ गया ना आंसर। तो पहले ही बोला था, शुरू में ही बोला था फेराडे में निकालना, सुनते नहीं है ना, यही तो मैं कहती हूँ आपका ध्यान आधा कहीं और रहता। बात समझ में आई? बोलो बच्चों, जेड से भी निकाल के बता दूं? यस मैम। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, इसमें भी वही है, सेम कैलकुलेशन है, ऐसा कुछ नहीं। जेड से निकालें। जेड का फॉर्मूला क्या बताया था? जेड का फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट बाय मास कितना था? इक्विवेलेंट वेट कैसे आएगा? चार्ज में जो डिफरेंस आ रहा है वो से डिवाइड होगा, चार्ज में जो डिफरेंस है वो तो n फैक्टर 3 है, तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा एटॉमिक वेट 197 डिवाइडेड बाय, है ना? हम शायद अगर जैसे फैराड में निकालना है तो इसलिए शायद 9 अब ये आई टी निकालना है ना आपको, चार्ज ही तो निकालना है, तो टाइम रखने की जरूरत ही नहीं है, चार्ज निकालना है आपको। बेसिकली कितना फेराडे यूज किया, लिखने की जरूरत ही नहीं है इसको। आई टी निकालना है आपको, तो आई टी कितना आ जाएगा? आई टी इज इक्वल टू आ जाएगा 1.314 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई 197। टाइम रखने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि चार्ज ही निकालना था, ठीक है। अब ये आ रहा है किसमें? कूलम्स में आ रहा है, फेराडे में निकालना है तो 1.314 इंटू 3, ये 9650 से डिवाइड कर देंगे तो ये वाला तो कट ही जाएगा। फेराडे में निकालना है ना अपने को आंसर। इसका मतलब अगर आंसर फेराडे में निकालना है तो सीधे सीधे ये 9650 वाला टर्म लेने की जरूरत ही नहीं है, मास इज इक्वल टू EIT ले लो।
अगर आंसर फेराडे में निकालना है तो मास इज इक्वल टू क्या ले लो, EIT ले लो सीधे सीधे। वो 9650 का टर्म लो ही नहीं, क्योंकि बाद में तो अल्टीमेटली आपको काटना ही है फिर। ठीक है, क्लियर है। तो x की वैल्यू निकालनी थी तो x हो गया आपका। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आपको रिएक्शन नहीं पता है, n फैक्टर नहीं पता है, तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट नहीं निकलेगा, और वहां पे जो आप रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन को यूज करके 3 फैराडे 4 फैराडे 2 फैराडे करते थे वो नहीं कर पाएंगे। तो मोटी मोटी बात यह है कि इलेक्ट्रोलिसिस होने में कितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज ना ये लगेगा और ना ही वो लगेगा। आपको अगर ये इजी लगता है तो इससे करिए, मुझे वो इजी लगता था जब भी मैं करती थी कि रिएक्शन बनाओ और खटाखट इतने फैराडे से सॉल्व। क्लियर है। आज की क्लास ऑफ एक और कराती, लेकिन सच बोला है तो